हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। दिस इज आयुषी चौरे एंड वेलकम टू नेक्स्ट टॉपर ह्यूमैनिटीज, जहां हम बनाते हैं देश का भविष्य। और भाई बोर्ड एक्सप्रेस के साथ हमने जो हमारा सफर शुरू किया था, अब वो आ चुका है अपने लास्ट और फाइनल स्टेशन पे, यानी कि हमारा क्लास 12th हिस्ट्री का लास्ट चैप्टर फ्रेमिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये जो चैप्टर होने वाला है बेटा, इसमें हम जानेंगे कि कैसे हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उन्होंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किया और उसकी फ्रेमिंग में उन्हें किस तरीके के चैलेंजेस को फेस करना पड़ा। तो आइए इस चैप्टर को हम पढ़ लेते हैं, ताकि एग्जाम में आने वाले हर एक क्वेश्चन पे आपका जवाब सही हो और आपने जो 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स का जो टारगेट सेट किया है उसको आप अचीव कर पाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम हमारा चैप्टर। अगर हम बात करें फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की, तो देखें कि भाई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा, उसको लागू किया गया, दैट केम इनटू इफेक्ट ऑन 26 जनवरी 1950। ठीक, बट इसे अगर आप बनाने की बात करें तो इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स को 2 साल 11 महीने का समय लग जाता है। तो इसीलिए अगर हम देखें तो इसकी जो फ्रेमिंग हुई है वो दिसंबर 1946 से लेकर नवंबर 1949 तक इसकी कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमिंग करी गई। ठीक, अब ये जो 3 साल का समय है, इसमें कई सारे डेलिब्रेशन, डिस्कशंस, आर्ग्यूमेंट, सारी चीजें यहाँ पे देखने को मिली और फाइनली 26 जनवरी 1950 को हम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को इम्प्लीमेंट करते हैं। अब अगर देखें तो इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए कुल 11 सेशंस लगाए गए, जो अप्रोक्सीमेटली अगर हम देखें तो 165 डेज तक ये स्प्रेड हुए। अब देखें कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो थी वो कैसे बनी, है ना, क्योंकि इस टाइम पे अगर हम देखें तो ब्रिटिशर्स अभी भी हमें रूल कर रहे हैं। तो क्या जिस तरीके से ब्रिटिशर्स पहले को सिलेक्टेड लोगों से, या आप बोल सकते हो कि कुछ वाइट मेन के थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया करते थे, हमारे लिए लॉज एंड रूल्स बना दिया करते थे, तो क्या अभी भी वैसा ही सिनेरियो है? नहीं। हमारी ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, ये अगर आप देखें तो कंप्लीट यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इंडियन मेंबर्स ही थे और इन इंडियन मेंबर्स को चुना गया 1945-46 के जो प्रोविंशियल इलेक्शंस थे उनके थ्रू। तो यहाँ पे प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स के इलेक्शन हुए, वहां से उन प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स में जो मेंबर आए उनके थ्रू उन्होंने इनडायरेक्ट तरीके से अपने मेंबर्स को भेजा और टोटल 389 मेंबर्स जो थे उस कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में कॉन्स्टिट्यूट होते हैं। अब आफ्टर द पार्टीशन यहाँ पे मुस्लिम लीग्स के जो मेंबर होते हैं वो यहाँ से इस अगर हम देखें तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को वो बॉयकॉट कर देते हैं, यहाँ से वो चले जाते हैं और लास्ट में 299 मेंबर्स ओरिजिनली जो होते हैं वो हमारे पास बचते हैं। ये जो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाने का जो आइडिया था, जो पूरा आप बोल सकते हो फ्रेमवर्क था, ये आया हुआ था कैबिनेट मिशन प्लान से, जो लाया गया 1946 में। अब ये तो हमने देखा कि इंट्रोडक्शन की भाई कैसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी उसका फॉर्मेशन हुआ। अब आगे बात करते हैं। तो अगर हम बात करें कि भाई ये जो कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा है ना, इस टाइम पे इंडिया की जो सिचुएशन है वो नॉर्मल नहीं है, हर जगह से हम अलग अलग चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं। तो अगर देखें तो उसी टाइम पे 1942 में ही क्विट इंडिया मूवमेंट जब लाया गया, तो उस टाइम पे हमारे जितने भी नेशनल लीडर्स थे उन सभी को डिटेन कर लिया गया था, उन सभी को इम्प्रिजन कर लिया गया था। और उसके बाद ये जो अगर हम देखें कि भाई ये जो टाइम है, इस टाइम पे मास स्ट्रगल हो रहा है, जो कॉमन मास है वो अपने तरीके से ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट क्या कर रहा है, अपने स्ट्राइक और अपोजिशन को शो कर रहा है। साथ ही साथ अगर हम देखें तो इसी टाइम पे जो इंडियन नेशनल आर्मी थी सुभाष चंद्र बोस की, उन्होंने कई सारे आप बोल सकते हो फॉरेन पावर से ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट पे सपोर्ट इकट्ठा किया और बाद में इनकी इंडियन नेशनल आर्मी जो थी वो इंडिया आई और बाद में फिर इनके लिए ट्रायल्स लगाए गए। देन अगर हम देखें इसी टाइम पे रॉयल इंडियन नेवी जो था बॉम्बे में, वहां पे उसने भी राइट्स कर चुकी थी। वहीं पे अगर हम देखें तो जगह जगह पे मास प्रोटेस्ट हो रहे थे बाय द वर्कर्स, पीजेंट्स इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। साथ ही साथ जो मुस्लिम लीग थी उन्होंने डायरेक्ट एक्शन डे जो था वो लॉन्च कर चुके थे और इसकी वजह से जगह जगह पे क्या हो रहा था कि भाई हिंदू और मुस्लिम्स के बीच में जो कम्युनल वायलेंस है, जो कम्युनल राइट्स हैं, वो इरप्ट हो रहे थे और लाखों लोगों की जान जा रही थी। साथ ही साथ अगर हम देखें कि 15 अगस्त 1947 को जब इंडिया आज़ाद हुआ, तो आज़ादी के साथ ही साथ हमने पार्टीशन का भी दुख झेला। यहाँ पे अगर हम बंगाल प्रोविंस की बात करें तो वहाँ पे हिंदू और मुस्लिम्स को एक जगह से दूसरी जगह भगाया जा रहा था। साथ ही साथ अगर हम पंजाब की बात करें तो वहाँ पे भी हिंदू, सिख्स और मुस्लिम के साथ भी सेम तरीके की सिचुएशन जो है वो फेस कर रहे थे। देन अगर हम बात करें कि जब
यहाँ से जा रहे हैं, जब ब्रिटिशर्स यहाँ से गए तो उन्होंने हमारे यहाँ पे जो सिचुएशन छोड़ी वो काफ़ी एम्बिगुअस थी। उन्होंने 3 तरीके से चीज़ें रख दी कि या तो कुछ स्टेट इंडिया को ज्वाइन कर सकते हैं या पाकिस्तान को ज्वाइन कर सकते हैं या फिर वो इंडिपेंडेंट भी रह सकते हैं। तो इन सभी चीज़ों की वजह से हमारे जो प्रिंसेस थे, हमारे जो प्रिंसली स्टेट्स थे, उनके बीच में काफ़ी एम्बिग्विटी हो गई, जिसके चैलेंजेस को भी हमने बहुत ही डिफिकल्टी से अंडर द लीडरशिप ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल फेस किया हुआ था। तो ये सारे चैलेंजेस जो थे उन 3 सालों में हमारी कंट्री फेस कर रही है, और साथ ही साथ हम लोग क्या कर रहे हैं, हम एक कॉन्स्टिट्यूशन की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसको बना रहे हैं। तो इन सभी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए जो सारी चीज़ें, जो सारे इवेंट्स उस टाइम पे चल रहे हैं बैकड्रॉप में, उन सभी का भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट आ रहा है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग पे। चलिए अब आगे देखते हैं इसको। तो अगर हम बात करें द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है हमारी वो बनाई कैसी गई, तो 1945-46 में प्रोविंशियल इलेक्शंस होते हैं, और इन प्रोविंशियल इलेक्शंस में जो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर बनाई गई उनमें अगर हम देखें तो प्रेजेंट डे में जिस तरीके से हमारा राज्यसभा का इलेक्शन होता है ना, कुछ उसी तरीके से, कुछ उसी इनडायरेक्ट इलेक्शन की मेथड से इन प्रोविंशियल लेजिस्लेचर से कई सारे रिप्रेजेंटेटिव्स को भेजा गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। साथ ही साथ जो प्रिंसली स्टेट्स थे उन्होंने नॉमिनेट करके अपने यहाँ से मेंबर्स को वहां पे भेजा हुआ था। देन अगर हम बात करें कि ये जो हमारी पूरी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, इसमें एक ही पार्टी का डोमिनेंस था, वो था कांग्रेस। लेकिन कांग्रेस को भी अगर आप देखोगे तो कांग्रेस एक ही तरीके के आइडियोलॉजी को सपोर्ट नहीं कर रही है। यहाँ पे कुछ लोग जो हैं वो लैंडलॉर्डिज्म को सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ लोग जो हैं वो सोशलिज्म को सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ जो हैं वो सेक्युलरिज्म को सपोर्ट कर रहे हैं। तो भले ही कांग्रेस एक पार्टी है, एक पॉलिटिकल पार्टी तो एक है, लेकिन विद इन द कांग्रेस कई सारी आइडियोलॉजीज जो हैं वो प्रिवेल कर रही हैं। देन अगर हम इसमें आगे बढ़े तो भाई जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को चुना गया तो मुस्लिम लीग ने इससे बायकॉट कर दिया, और उसके पीछे रीजन था कि मुस्लिम दैट वाज द डिमांड फॉर द पाकिस्तान। उन्हें ये चाहिए था कि हमें आप अपना सेपरेट स्टेट बना के दीजिए, आप हमें एक सेपरेट नेशन बना के दीजिए जहां पे हम अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, एंड वी विल नॉट ज्वाइन द इंडिया। ठीक, तो वो चीज हो रही थी। साथ ही साथ कई सारे सोशलिस्ट जो थे वो भी कहीं ना कहीं आप बोल सकते हो दे वर अनविलिंग टू ज्वाइन दिस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, क्योंकि उन्हें ये लग रहा था कि भाई ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी है ये ब्रिटिशर्स के थ्रू बनाई गई है, और शायद इसमें ही चाहे आप कितना भी ट्राई कर ले, लेकिन कहीं ना कहीं जो ब्रिटिश का जो इम्पैक्ट है वो यहाँ पे रहेगा। तो इस वजह से शुरुआत में अगर हम देखें इनिशियली कई सारे लोग इसके अगेंस्ट में थे, बट लेटर ऑन दे विलफुली ज्वाइन। ठीक, उसके बाद देखा गया कि भाई ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है इसमें जितने भी डिबेट्स हैं उन सभी डिबेट्स को पब्लिश किया गया न्यूज़पेपर में। साथ ही साथ उसमें जो डिबेट्स हो रहे हैं, जो काउंटर डिबेट्स हो रहे हैं, आर्गुमेंट्स हो रहे हैं, उन सभी को जनता तक पहुंचाया गया, जिससे जनता भी अगर अपने कुछ व्यूज, कुछ पॉइंट्स रखना चाहती है तो वो भी उसको रख सकती है। ये सारी चीजें हमने यहाँ पे देखी। चलिए अब अगर हम इसमें आगे बात करें कि भाई ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है इसमें फेमस लोग या किनका मेजर कंट्रीब्यूशन है, तो अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस की 3 मेजर पर्सनालिटीज जो है यहाँ पे जिनका आप बोल सकते हो बहुत ही मेजर कंट्रीब्यूशन है, उनमें से सबसे पहले आते हैं जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू जो उस टाइम पे इंटरिम गवर्नमेंट के हेड थे, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 9 दिसंबर 1946 को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लेकर आए, जिसमें उन्होंने ये बताया कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बनने वाला है इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होंगे। साथ ही साथ उन्होंने बाद में इंडिया का जो नेशनल फ्लैग है उस रेजोल्यूशन को भी पास करवाया कि हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज होगा वह किस तरीके से दिखेगा। उसके बाद अगर हम बात करें सरदार वल्लभ भाई पटेल की, तो उन्होंने अगर आप बोलें तो बैक स्टेज में कई सारा काम किया है। ये जो हमारे 550 प्रिंसली स्टेट्स हैं उन सभी को इंडिया के साथ मर्ज कराने का जो काम है वो सिर्फ और सिर्फ सरदार वल्लभ भाई पटेल की लीडरशिप में ही पॉसिबल हो सका था। उसके साथ साथ इन्होंने कई सारी रिपोर्ट्स को भी ड्राफ्ट किया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हु वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, और बाद में क्या बनते हैं वो हमारे देश के भी प्रेसिडेंट बनते हैं, उनके पास ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि यहाँ पे इस असेंबली में जो भी डिस्कशंस हो रहे हैं उन सभी को वो एक आप बोल सकते हो कि एक मोटिव तरीके से, एक फ्रूटफुल तरीके से वो डिस्कशंस हो, उनकी बात उन्होंने करी हुई है। देन अगर हम बात करें बी आर अम्बेडकर की, सो ही वॉज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्टिंग कमेटी एक ऐसी कमेटी थी जिसने आप बोल सकते हो कि एक रफ चीजें प्रिपेयर करना और उसके ऊपर क्लॉज बाय क्लॉज उस चीज का डिस्कशन करना। तो साथ ही साथ बी आर अम्बेडकर को यहाँ पे असिस्ट किया हुआ है के एम मुंशी ने और अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने। इसके साथ ही साथ 2 सिविल सर्वेंट्स जो हैं उन्होंने भी कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग में काफी प्रोमिनेंट रोल प्ले किया हुआ है, जिनमें से एक है बी एन राव
हु वाज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और साथ ही साथ हमारे पास है एस एन मुखर्जी, जो एक चीफ ड्राफ्टमैन कंसिडर करे जाते हैं, क्योंकि इन्होंने ये जो एक काफ़ी, अगर हम देखें तो जो लीगल लैंग्वेज होती है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है, तो उसको काफ़ी क्लियर और कंसाइज वे में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। चलिए अब इसके बाद अगर हम आगे चलें तो यहाँ पे देखते हैं विजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि हम ये जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले हैं इसके पीछे विजन क्या है इसका आइडिया। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो लाया गया बाय जवाहरलाल नेहरू 13 दिसंबर 1946 को, जिसमें उन्होंने ये बताया कि इंडिया जो होगा वो एक इंडिपेंडेंट कंट्री होगा। इंडिपेंडेंट कंट्री होने के साथ साथ इंडिया विल बी अ सॉवरेन रिपब्लिक कंट्री, ठीक है, कि यहाँ पे हमारा जो देश होगा वो सॉवरेन होगा, इट विल बी फ्री फ्रॉम द इंटरनल एंड एक्सटर्नल डिसीजन पावर कंट्रोल ऑफ एनी कंट्री। साथ ही साथ हमारी जो कंट्री होगी वो रिपब्लिक होगी, हमारे पास एक इलेक्टेड हेड होगा, ठीक। उसके साथ साथ यहाँ पे हमारे पास जितने सिटीजन्स होंगे उन सभी को हम गारंटी करेंगे जस्टिस, इक्वालिटी, फ्रीडम। साथ ही साथ दे विल बी अश्योर्ड विद द एडुकेट सेफगार्ड शैल बी प्रोवाइडेड फॉर द माइनॉरिटीज, बैकवर्ड, ट्राइबल एरिया, डिप्रेस क्लास और अदर बैकवर्ड क्लासेस, ठीक है। तो यहाँ पे ये बताया गया कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, जो हम बना रहे हैं, इसमें हम हमारे देश के हर एक सिटीजन के बारे में सोचेंगे, चाहे फिर वो हमारे सोशल या किसी भी इकोनॉमिक तबके को बिलोंग क्यों नहीं कर रहा हो। अब ये बात उठाई गई कि भाई हम ये जो कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हैं इसमें हम कहीं ना कहीं एक तरीके से इंस्पिरेशन ले रहे हैं वर्ल्ड के दूसरे कॉन्स्टिट्यूशन से, जैसे अगर हम बोले फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन हो गया। सो क्या हम एक ऐसी कॉपी तैयार कर रहे हैं जिसमें हमने दूसरे जो कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन है उनको एज इट इज हमने उठा लिया है? तो इस चीज़ के बारे में नेहरू कहते हैं कि भाई ऐसा नहीं है कि हम जो कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हैं वो जैसा दूसरी कंट्रीज ने बनाया है हम उसी को ले रहे हैं। हाँ, हम उससे इंस्पायर जरूर हो रहे हैं, लेकिन उनके जो आइडियाज हैं उनको हम इंडिया में किस तरीके से फिट कर सकते हैं उसके अकॉर्डिंग हमने इन कॉन्स्टिट्यूशन में फ्रेमवर्क्स को डाला हुआ है। सो ऑब्जेक्टिव ये था हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, टू फ्यूज द लिबरल आइडियाज ऑफ द डेमोक्रेसी विद द सोशलिस्ट आइडियाज ऑफ द इकोनॉमिक जस्टिस एंड रीअडैप्ट एंड रीवर्क ऑल दीज आइडियाज विद इन द इंडियन कंटेक्स्ट, ठीक है, कि भले ही हम किसी दूसरी कंट्री का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके आइडियाज को उठा लें, लेकिन हम उसे फिट करेंगे हमारे इंडियन कंटेक्स्ट में कि क्या हमारी इंडियन पॉपुलेशन, हमारा जो कस्टम्स है, जो कल्चर है, जो ट्रेडिशन है, उसके अकॉर्डिंग वो नॉर्म्स जो हैं वो फिट बैठ रहे हैं या नहीं, ठीक। चलिए आगे देखते हैं इसे। अब अगर हम बात करें विल ऑफ द पीपल, तो क्या हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो लोगों के लिए बनाया गया है? क्या अगर हम डेमोक्रेसी को बता रहे हैं तो क्या सच में जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो भी विल ऑफ द पीपल को बता रही है? ठीक, तो इसके लिए अगर हम देखें तो कई सारे जो लीडर्स हैं, जिनमें से एक है सोमनाथ लहरी, वो ये बिलीव करते थे कि भाई ये जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली आपने बनाई हुई है ना, ये ब्रिटिशर्स के थ्रू बनाई गई है, और इसलिए इसमें जितने भी अगर आप कुछ भी कर लो तो इसमें कहीं ना कहीं ब्रिटिश इन्फ्लुएंस जरूर होगा। तो इसके लिए नेहरू कहते हैं कि भाई देखो, भले ही ये हमारे, अगर हम देखें तो ये ब्रिटिशर्स जब हमारे इंडिया में है तब हमने बनाई है, लेकिन हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी है ये चुनी इस तरीके से गई है कि भाई इसे लोगों के द्वारा चुना गया है। यहाँ पे जितने भी रिप्रेजेंटेटिव्स आए हैं वो एक इलेक्टोरल मेथड से आए हुए हैं। तो यहाँ पे वो यही बताते हैं कि यू मस्ट नॉट इग्नोर द सोर्स फ्रॉम विच द असेंबली डिराइव्ड इट्स स्ट्रेंथ, एंड व्हाट इज इट्स स्ट्रेंथ? द विल ऑफ द पीपल, कि हमें लोगों ने चुन के भेजा हुआ है। साथ ही साथ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एस्पायर, किस चीज को बताती है? ये बताती है एस्पिरेशन ऑफ द पीपल को, जिन्होंने नेशनल स्ट्रगल में पार्टिसिपेट किया है, जिसने इन सालों में ये जो हमारा नेशनल स्ट्रगल हुआ है उसमें लोगों की जो एस्पिरेशन है, ये हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है ये उसी चीज को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक, चलिए आगे देखेंगे सेपरेट इलेक्टोरेट। अब यहाँ पे कई सारे, अगर हम बोल सकते हैं, डिबेट्स एंड डिस्कशन चल रहे हैं, उनमें से सबसे एक जो हॉट टॉपिक था वो था सेपरेट इलेक्टोरेट का। तो यहाँ पे कुछ लीडर्स जो थे, कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स जो थे, वो चाहते थे कि माइनॉरिटीज के प्रोटेक्शन के लिए हमारी कंट्री में सेपरेट इलेक्टोरेट लाया जाए, लेकिन वहीं पे कई सारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे वो इसके अगेंस्ट थे। तो आइए देखते हैं उस डिस्कशन में क्या हो रहा है। तो यहाँ पे पी बोकर बहादुर जो हैं वो मद्रास से बिलोंग करते हैं, और उन्हें ये लगता है कि भाई अगर हमारी कंट्री में हमें माइनॉरिटीज को प्रोटेक्ट करना है तो उसके लिए सबसे जरूरी है कि हम उन्हें सेपरेट इलेक्टोरेट प्रोवाइड करें। बट इसके अगेंस्ट कई सारे रिप्रेजेंटेटिव्स अपने व्यूज रखते हैं, और वो ये बोलते हैं कि भाई ब्रिटिशर्स ने सेपरेट इलेक्टोरेट लाया ही इसलिए ताकि वो हमारी कंट्री को डिवाइड एंड रूल कर सके। तो हमें इस चीज से बाहर निकलना चाहिए, और इस चीज की जगह पे हमें कुछ नए कॉन्स्टिट्यूशनल, आप बोल सकते हो कि इन्वेंशंस करने चाहिए।
तो इसीलिए जितने भी नेशनलिस्ट थे दे वर अगेंस्ट द सेपरेट इलेक्टोरेट, ठीक है, उन्हें लगता था कि दिस वाज द मेजर ऑफ द ब्रिटिश टू डिवाइड द इंडिया। देन सरदार पटेल ने ये बोला कि भाई जो सेपरेट इलेक्टोरेट है ना, दिस इज लाइक अ पॉइजन, ये एक जहर के समान है जिसने हमारी कंट्री में एंटर कर चुका है, हमारी जो इंडिया की जो पॉलिटिक्स है उसको उसमें घुस चुका है वो। साथ ही साथ गोविंद वल्लभ पंत जो है वो ये बोलते हैं कि दिस वाज नॉट ओनली हार्मफुल फॉर द नेशन, ये सिर्फ हमारे देश के लिए नहीं बल्कि जिस कम्युनिटी के ऊपर, जिस माइनॉरिटी को ये दिया जा रहा है उसके लिए भी ये क्या है, बहुत ज्यादा हार्मफुल है। अब इसका रिजल्ट क्या हुआ? इसका रिजल्ट ये होता है कि लेटर ऑन ये डिसाइड किया गया है कि जितने भी माइनॉरिटीज कम्युनिटीज हैं उन सभी को रिकॉग्नाइज करा जाएगा, उनकी जो भी कल्चरल ट्रेडिशंस हैं, जो भी उनके व्यूज हैं, ठीक है, उन कल्चरल राइट्स को हमारी कंट्री में उन्हें एक्नॉलेज किया जाएगा, उन्हें रिकॉग्नाइज किया जाएगा। साथ ही साथ इस कम्युनिटी के जितने भी मेंबर्स होंगे उन सभी को इक्वल पॉलिटिकल राइट्स भी हमारी कंट्री में दिए जाएंगे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करी गई इकोनॉमिक माइनॉरिटीज की, तो सिर्फ रिलीजियस माइनॉरिटीज ही नहीं, हमारी कंट्री में कुछ समाज का तबका ऐसा भी है जो भले ही अगर हम देखें तो न्यूमेरिकली तो वो काफी ज्यादा है, लेकिन उसके बाद भी उस तबके के बारे में, उस ग्रुप के बारे में कोई नहीं सोच रहा है। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं एनजी रंगा, और वो बात करते हैं पुअर एंड डाउन ट्रोडन के बारे में कि भाई ये समाज के वो लोग हैं जो अगर हम देखें तो न्यूमेरिकली तो बहुत ज्यादा है, लेकिन उसके बाद भी दीज आर दी वेरी वल्नरेबल ग्रुप्स। ठीक, तो यहाँ पे उनके बारे में बात किया गया है कि आप भले ही किसी पुअर को फंडामेंटल राइट्स दे दीजिए, उनको किसी भी तरीके के पॉलिटिकल राइट्स दे दीजिए, बट अंटिल एंड अनलेस उनके पास अगर इकोनॉमिक मीन्स नहीं है सो दैट विल बिकम फ्रूटलेस, उसका कोई मतलब नहीं है। ठीक, तो यहाँ पे उस चीज की बात करी गई है। देन असेंशियल टू इकोनॉमिक कंडीशन दिस कॉन्स्टिट्यूशन एंड राइट, और जैसे जैसे इनके हम इकोनॉमिक कंडीशंस को इंप्रूव करेंगे वैसे वैसे हम क्या कर सकते हैं कि इनके जो राइट्स हैं वो उसको इफेक्टिवली इंजॉय कर सकते हैं। साथ ही साथ जो जयपाल सिंह है वो बात करते हैं ट्राइबल्स की। उन्होंने ये कहा कि भाई ट्राइबल्स को भी अगर हम देखें तो दे आर दी एबोरिजिन्स, वो नेटिव्स हैं इस कंट्री के, लेकिन उसके बाद भी उनके साथ लंबे समय तक अत्याचार हो रहा है, उनका सप्रेशन किया जा रहा है। तो यहाँ पे वो बात करते हैं कि ये जरूरी है कि हम ट्राइबल्स को प्रोटेक्ट करें, उनको मेन स्ट्रीम सोसाइटी से जोड़ें। क्यों? क्योंकि उनके साथ ये देखा गया कि भाई लंबे समय तक उनका जो लैंड था उससे उन्हें भगा दिया गया। दे वर डिप्राइव्ड ऑफ देयर फॉरेस्ट एंड पास्चर्स, दे मूव्ड इन सेवरल सर्च, उसके बाद उस जगह से उन्हें भगा के नए घरों को ढूंढने के लिए बोला गया, एंड साथ ही साथ हमेशा से उन्हें प्रिमिटिव और बैकवर्ड कंसिडर किया गया। तो इसलिए जरूरी है कि हम ट्राइबल्स के बारे में सोचें ताकि उनकी जो कंडीशन है उनको हम क्या कर सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं। और इन्हीं दोनों चीजों के ऊपर ये रिजल्ट निकला कि देयर विल बी रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब इन द लेजिस्लेचर एंड द गवर्नमेंट जॉब्स। ठीक, चलिए अब यहीं पे बात होती है डिप्रेस क्लासेस की। तो डिप्रेस क्लासेस अगर हम बोले तो हमारा जो हिंदू समाज है उसमें जो हरिजन जिनको हम कंसिडर कर रहे हैं, दलित वर्ग जो हो गया, उनको डिप्रेस क्लास कहा गया। अब डिप्रेस क्लास को अगर हम देखें तो न्यूमेरिकली तो ये माइनॉरिटी नहीं है, बट लंबे समय तक ये सफर कर रहे हैं मार्जिनलाइजेशन की वजह से, क्योंकि इन्हें समाज में हमेशा दूर कर दिया जाता है, अलग कर दिया जाता है। साथ ही साथ दे हैड नो एक्सेस ऑफ एजुकेशन एंड नो शेयर इन द एडमिनिस्ट्रेशन, हमेशा ही उन्हें समाज से बाहर कर दिया गया। तो इस वजह से ये देखा गया कि भाई क्या, जैसे बी आर अम्बेडकर जो हैं वो पहले सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड कर रहे थे, बट जब उन्हें रियलाइज हुआ कि भाई सेपरेट इलेक्टोरेट इज नॉट गुड फॉर आवर कंट्री, तो अब उन्होंने भी इस डिमांड को त्याग के एक नई चीज की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे फाइनली जो रिजल्ट आया वो ये हुआ कि हम इस क्लास को हमारे समाज से जोड़ने के लिए अनटचेबिलिटी को अबॉलिश कर देंगे, हिंदू टेम्पल्स विल बी ओपन, साथ ही साथ इनके लिए सीट्स रिजर्व होंगी लेजिस्लेचर में और गवर्नमेंट जॉब्स के लिए। ठीक, उसके बाद अगर हम आगे चलें तो बात होती है पावर ऑफ दी स्टेट्स की। ठीक, कि भाई सेंटर और जो स्टेट है उसके बीच में पावर का डिवीजन किस तरीके से किया जाएगा। तो सबसे पहले बनाई गई 3 लिस्ट, जहां पे यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट की बात करी गई। यूनियन लिस्ट में वो सारे टॉपिक्स रहे गए जिनके ऊपर आप बोल सकते हो कि यूनिक डिसीजन लेने का जो पावर है वो सिर्फ और सिर्फ सेंटर के पास था, जैसे कि डिफेंस हो गया, बैंकिंग, करेंसी, फॉरेन अफेयर्स, कम्युनिकेशन। ठीक है, वो मैटर्स जो हमारे नेशनल इंपॉर्टेंस के लिए जरूरी है। उसके साथ साथ स्टेट लिस्ट में वो पावर रखे गए जिनके पास पावर स्टेट गवर्नमेंट को है लॉज बनाने का, जैसे कि पुलिस हो गया, हेल्थ हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, इरिगेशन हो गया,
वहीं पे अगर हम कॉन्करेंट लिस्ट की बात करें तो इसमें ऐसे टॉपिक्स को रखा गया जिनके ऊपर स्टेट और सेंटर दोनों रूल्स बना सकती हैं, जैसे कि हमारा एजुकेशन है, फॉरेस्ट है, ट्रेड, मैरिज, सक्सेशन, ये सारी चीजें। साथ ही साथ फिजिकल फेडरलिज्म की भी बात करी गई कि भाई ये जो सेंटर और स्टेट है इनको अगर एडमिनिस्ट्रेशन करना है तो उसके लिए उन्हें रेवेन्यू की जरूरत पड़ेगी, पैसों की जरूरत पड़ेगी। तो दे हैड गिवन द पावर टू कलेक्ट द रेवेन्यूज। अब कुछ टैक्सेस को कलेक्ट करने का पावर सिर्फ और सिर्फ एक्सक्लूसिवली सेंटर को दिया गया, कुछ को स्टेट को दिया गया, कुछ ऐसे थे कि भाई सेंटर उन टैक्सेस को कलेक्ट करेगा बट उन्हें डिवाइड कर देगा स्टेट्स के बीच में। देन कुछ टैक्स ऐसे हुए जो सिर्फ और सिर्फ स्टेट कलेक्ट करने वाला है। तो इस तरीके से कई सारे तरीके से हमने उन्हें अलग अलग तरीके से रेवेन्यू का पावर दिया हुआ है। अब यहाँ पे जो अलग अलग रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनके व्यूज को बताया गया है कि भाई के संथानम ये बोल रहे हैं कि द सेंटर वाज ओवरबर्डन, कि अगर हमने सेंटर को ओवरबर्डन कर दिया रिस्पॉन्सिबिलिटी से, कि सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर सेंटर के ऊपर लाद दी गई तो शायद सेंटर ठीक तरीके से काम नहीं कर पाएगा। साथ ही साथ स्टेट्स जो हैं वो जोग्राफिकली अलग है, तो इसलिए ज़रूरी है कि कुछ ऐसे जो टॉपिक्स हैं, वो जो सब्जेक्ट्स हैं वो अलग अलग स्टेट्स को दिए जाएं ताकि वो अपने रीजनल लेवल पे उनके साथ डील कर सकें। देन अंबेडकर ने ये बोला कि देयर इज अ नीड फॉर अ स्ट्रॉन्ग सेंटर, उतना स्ट्रॉन्ग सेंटर जितना कि 1935 का जो एक्ट था उससे भी ज़्यादा, क्योंकि सेंटर जितना स्ट्रॉन्ग होगा हमारी कंट्री का जो डिफेंस है वो उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाला है। बालकृष्ण शर्मा भी यही बोलते हैं कि हमें ज़रूरत है स्ट्रॉन्ग सेंटर की, बिकॉज द स्ट्रॉन्ग सेंटर कुड प्लान द वेलबींग ऑफ द कंट्री, है ना, जितने भी हमारे इकोनॉमिक रिसोर्सेज है उसको स्टेट वाइज वो लोकेट कर सकता है, एक प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन को वो स्टैब्लिश कर सकता है, साथ ही साथ हमारी कंट्री को डिफेंड कर सकता है अगेंस्ट द फॉरेन पावर्स। देन लास्ट जो यहाँ पे डिस्कशन हो रहा है वो कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो यहाँ पे बात करी जा रही है लैंग्वेज के बारे में। तो लैंग्वेज ऑफ द नेशन की लैंग्वेज को लेकर भी कहीं ना कहीं हमारी कंट्री में एक डिबेट हो रहा है, उसकी बात करते हैं। सो 1930 में ये डिसाइड हुआ कि कांग्रेस ने ये डिसाइड किया कि जब हमारा देश आज़ाद होगा तो हम हिंदुस्तानी को हमारी कंट्री की लैंग्वेज बनाने वाले हैं। और हिंदुस्तानी अगर आप देखें तो एक ऐसी लैंग्वेज है जिसमें हिंदी और उर्दू जो है इन दोनों लैंग्वेजेस का ब्लेंड है, क्योंकि ये एक ऐसी लैंग्वेज थी जो कहीं ना कहीं यूनिफाई कर रही थी हिंदू और मुस्लिम कम्युनिटीज़ को, साथ ही साथ हमारे नॉर्थ और ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री को, नॉर्थ और सदर्न पार्ट ऑफ द कंट्री को। देन द कम्युनल कॉन्फ्लिक्ट्स जैसे जैसे हमारी कंट्री में डीपेंड होते गए, कहीं ना कहीं ये रियलाइज हुआ कि भाई हिंदी में अब और ज़्यादा संस्कृत वर्ड्स को इंक्लूड करा जा रहा है और वहीं उर्दू में और ज़्यादा अरेबिक और पर्शियन वर्ड्स को इंक्लूड किया जा रहा है। इसकी वजह से यही कहीं ना कहीं हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स हैं उनकी तरफ से एक रिक्वेस्ट आती है बाय द आर.वी. धुलेकर, जो ये बोलते हैं कि हमें क्या करना चाहिए हमारी कंट्री में, अगर हमें नेशनल लैंग्वेज बनाना है तो दैट शुड बी हिंदी। और वो लोग जो हिंदी को नहीं समझते हैं या हिंदी नहीं बोल पाते हैं उनके लिए इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जगह ही नहीं है। सो ही मेड अ एक्सेसिव एग्रेसिव डिमांड कि आपको क्या करना है कि आपको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में हिंदी जो है हमारी उसको क्या बनाना है, हमारी नेशनल लैंग्वेज बनाना है। अब बाद में 3 सालों तक कंटिन्यूसली इस चीज़ के ऊपर डिस्कशन होता है और फाइनली हमारी जो लैंग्वेज कमेटी होती है वो हिंदी को एज अ देवनागरी स्क्रिप्ट के साथ ऑफिशियल लैंग्वेज एक्सेप्ट करती है। साथ ही साथ ये बोला गया कि दिस ट्रांजिशन विल बी ग्रेजुअल, है ना, तो फर्स्ट 15 ईयर्स तक हम जो हैं वो इंग्लिश को कंटिन्यू करेंगे फॉर द ऑफिशियल पर्पसेस, और साथ ही साथ हर एक जो स्टेट होगा हमारा उसको ये अलाउड है कि वो क्या कर सकता है कि अपने स्टेट में किसी ना किसी एक रीजनल लैंग्वेज को यूज कर सकता है फॉर इट्स ऑफिशियल पर्पसेस। ठीक, अब अगर हम बात करें कंक्लूजन की तो भाई जो हमारा ऐसा नहीं था कि सिर्फ हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में सिर्फ और सिर्फ आर्गुमेंट्स ही हो रहे थे, कुछ ऐसे टॉपिक्स भी थे जहाँ पे यूनानिमस डिसीजन लिया गया, जिनमें से एक था यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, जहाँ पे ये बोला गया कि हमारी कंट्री में हर एक एडल्ट सिटीजन को हम लोग एक साथ राइट टू वोट देने वाले हैं। साथ ही साथ हमने सेकुलरिज्म का जो आइडिया था उसको भी यूनानिमसली एक्सेप्ट किया। हमने हमारी कंट्री में जितने भी, अगर आप देखेंगे जितने भी रिलीजन है उन सभी को फ्रीडम ऑफ रिलीजन दिया, आर्टिकल 25 से 28 तक। कल्चरल एंड इकोनॉमिक राइट्स उन्हें प्रोवाइड करे गए, साथ ही साथ दे वर गिवन द राइट टू इक्वालिटी। अब ये जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है इसमें डिबेट्स जो हो रहे हैं उनकी इंपॉर्टेंस क्या है, तो भाई ये जो डिबेट्स हैं इनसे हम क्या कर सकते हैं, उन कन्फ्लिक्टिंग वॉइसेस को, उन कन्फ्लिक्टिंग व्यूज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं जो किसी भी डिसीजन को लेने से पहले करे गए थे। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। अगर हम इसके क्वेश्चंस की बात करें तो ये रहे इसके क्वेश्चन कि व्हाट कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस रिमेन एम्बिगुअस ऑन द टाइम्स ऑफ द इंडिपेंडेंस। ठीक, तो प्रिंसली स्टेट्स इसका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से सारे क्वेश्चन जो हैं वो मैं आपको दे रही हूँ। ठीक, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस
ये सारे क्वेश्चन चाहे सब्जेक्टिव हो, सोर्स बेस्ड हो, वो सारे के सारे क्वेश्चन इस PDF फाइल में आपको मिल जाएंगे। दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई होप यू लाइक दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच।